गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स चंद्र प्रकाश के साथ। और हम कल तक के लेक्चर के अंदर ये पढ़ चुके थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। उसकी जानकारी को समझने के लिए कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। सबसे पहले मैंने आपसे बात की प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा डेक्स्ट्रो और लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स। आज डियर स्टूडेंट्स ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर सिमेट्री क्या होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कुछ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये ऐसा कैसे हो गया, उसकी मेन वजह है मॉलिक्यूलर सिमेट्री। तो हमें उस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसे रीड करना है, उसे समझना है। वो समझ आएगा तो हमें समझ आएगा ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकली इनएक्टिविटी। इसके साथ जुड़े हुए प्रश्नस हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, कायरल सेंटर क्या होता है, कायरलिटी किसे कहा जाती है, ए कायरल सेंटर क्या है, ए कायरलिटी क्या है। तो ये आज का हमारा विषय रहेगा। पूरी डेप्थ में आपको समझाऊंगा। डेप्थ मतलब पूरी डीप नॉलेज के साथ आपको बताई जाएगी। एक एक चीज़ आपने ध्यान से सुननी है और आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं सीधा आपको इसी टॉपिक पे लिए चलता हूँ। सबसे पहले देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कार्बन की होती है 4 वैलेंसी। क्लियर? यहाँ तक तो आपको सभी को पता ही है। अब 4 यहाँ ए लगा दिया, बी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है और ये डी लगा हुआ है। ये ए बी सी डी क्या है? दीज आर द ग्रुप्स। आर पता ही है, डिफरेंट ग्रुप्स। कार्बन के होते हैं 4 बॉन्ड्स। चारों बॉन्ड्स के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स लगे हों, अलग अलग ग्रुप्स लगे हों। इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और इस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे बेटा? इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। कॉमन सेंस है कि भाई जिसमें सिमेट्री ना हो उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? जैसे बॉय का ऑपोजिट होता है गर्ल, तो सिमेट्री का ऑपोजिट क्या है? एसिमेट्री। सिमेट्री मतलब समान, एसिमेट्री मतलब असमान। तो असमान मॉलिक्यूल, असमान क्यों? क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी इज नॉट इक्वल टू डी एंड डी इज नॉट इक्वल टू ए। इसलिए ये कहलाया एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो सबसे पहले ये बताया और अब मैं लिखूँगा कि डेफिनेशन क्या है हमारे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की। तो अब आप लिखेंगे मेरे साथ। सबसे पहले एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक ही बात होती है बेटा। कोई कंपाउंड लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड्स व्हेन द मॉलिक्यूल lacks मतलब कमी, lacks the symmetry, then it is
said to be asymmetric molecule. The carbon has 4 valency and is attached with 4 different groups. Then it is said to be asymmetric molecule. Asymmetric molecule. And the carbon atom is called as asymmetric carbon atom. Asymmetric carbon atom. तो अब आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया. अभी एग्जाम्पल तो हम करेंगे डिस्कस. अब इसके बाद कायरल और ई कायरल क्या होता है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नॉन सुपर imposable over its mirror image is said to be chiral molecule, and the property is called as chirality. ये टॉपिक बेशक अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में कम आते हैं, लेकिन नीट और जेई के एग्ज़ाम्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा आता है. इसलिए ये बहुत ही अच्छे से समझना है. स्टीरियोकेमिस्ट्री जो पार्ट है हमारा चैप्टर जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम के अंदर, उसमें ये डिटेल में पूछे जाते हैं. तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह करना है. एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज इज सेड टू बी chiral molecule, and the process या प्रॉपर्टी इज chirality. अब ये क्या है, अब बड़ा ध्यान से आप समझेंगे तो मैं अभी आपको समझा दूंगा. डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने शीशा ले लिया. शीशे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिरर. मिरर लिया बेटा. अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा. मैंने यहाँ पर एक लेटर लिया ए. ए क्या है? ऑब्जेक्ट. शीशे पे इसकी इमेज कैसी पड़ेगी? बिल्कुल सेम. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. शीशा रखा हुआ है, इस पे इसकी क्या देख रहे हैं? परछाई. जैसे हम सुबह उठकर तैयार होते हैं, कंघी करते हैं, तो शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं. तो शीशे के ऊपर जब हमारी क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं. ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? इमेज. ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखने की कोशिश करें तो ये इसके ऊपर पूरा समा जाएगा. तो ये क्या कहलाएगा? सुपर इम्पोजेबल. बात समझ आ गई? क्या बताई? जैसे ये मेरा हाथ है, ज़रा ध्यान से देखना. ये मैंने हाथ रखा. इस हाथ को अगर मैं इसके ऊपर हाथ को रखता हूँ तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा. क्यों? एक अंगूठा हमारी राइट पे है, दूसरा अंगूठा हमारी लेफ्ट पे है. तो ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल. अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, देख रहे हो आप,
तो ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल। और ऐसे अगर करता हूं तो आप देख रहे हैं जैसे अभी करके बताया था, तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब नॉन सुपर इम्पोजिबल समझाना है मुझे आपको, तो कैसे समझेंगे आप? अब हम लेटर लिखेंगे यहां पर, ये मिरर बनाई मैंने और मैंने अब गत्ते से बी काट लिया और ये क्या है इसका, ये ऑब्जेक्ट है बेटा। बी का प्रतिबिंब आप समझ ही गए होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग सभी बेटा और बहुत ही ध्यान से समझा रहे हैं। प्रतिबिंब कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, ठीक बनाई है, समझ आ गया। अब अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो ये इसके ऊपर पूरा नहीं समाएगा, जैसे अभी मेरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर नहीं समा रहा था, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो अब आपको समझ आया कि सुपर इम्पोजिबल क्या होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई। तो मॉलिक्यूल अगर उसके ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो अपने प्रतिबिंब के ऊपर नहीं पूरा समाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, कायरल। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया गया, कायरल मॉलिक्यूल। और जो सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे उनके आगे क्या लग जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल। अभी लिखूंगा डेफिनेशन, अभी आपको समझा रहा हूँ, तो अब आपको क्लियर समझ आ गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कायरल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए कायरल। तो अब हम बात करेंगे, ये नोट करना है सारा का सारा जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से समझा रहा हूँ। बहुत ही आसान लेक्चर है और बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अब आगे देखें बेटा, अब हम बात करेंगे ए कायरल मॉलिक्यूल और एंड ए कायरलिटी, इसकी बात करेंगे बेटा। व्हेन ए मॉलिक्यूल object is super imposable over its mirror image, then it is said to be achiral molecule, said to be achiral molecule. And the process या property is called as what, achirality, achirality। तो अभी हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। हमने अल्फ़ाबेट्स से आपको बताया कि सुपर इम्पोजिबल क्या होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेंगे बेटा और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इस बात को सिद्ध करेंगे कि कौन सा इसमें कायरल है और कौन सा इसमें ए कायरल है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, नोट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। सेंटर पे ये काट रहे हैं, ये क्या है, कार्बन। यहाँ लगी हुई है CH3, यहाँ लगी हुई है CH3, ये है OH और ये लगा हुआ है OH। अब हमें मॉलिक्यूल का क्या पता करना है कि भाई ये कायरल है या फिर ए कायरल है। उसको पता करने के लिए क्या साइंटिफिक मेथड है वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। भाई हमें मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है और मॉलिक्यूल की स्टडी से हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये मॉलिक्यूल कायरल होता है, ये ए कायरल होता है। तो उसके लिए क्या है, जैसे आपको ये मॉलिक्यूल मिला, मॉलिक्यूल बड़ा ही आसान है, 1 2 3 कार्बन, 2 पे OH लगा है, तो क्या है ये मॉलिक्यूल, प्रोपेन 2 ओल।
अब बेटा ये मैंने मिरर रखी है यहाँ पर, इसकी इमेज देखो कैसी बनेगी, CH3 का CH3, CH3 का CH3। अब OH यहाँ पर इसका राइट पे है, ये कहाँ आ गया, लेफ्ट पे आ गया। H इसका लेफ्ट पे था, ये क्या आ गया, राइट पे। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या बताया कैसे बनाई मैंने मिरर इमेज, क्लियर हो गया, अच्छे से समझ ले। इसके बाद इस मॉलिक्यूल को 180 के एंगल से रोटेट करना है। 180 का एंगल क्या होता है बेटा, ये देखो D, ये 180 है, मतलब आधा घुमाना है। आधा घुमाना कैसे, आप एक इसको पकड़ लेते हैं, ये यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया। ओके हो गया। ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, 180 के एंगल से रोटेट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं मॉलिक्यूल को, कितने से, 180 से। ये वाला यहां से यहां जाता है, यहां चला जाता है, और ये यहां से यहां, यहां से यहां। अब आपने तीनों मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपने इसमें लेक्चर के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो इसको बड़े ध्यान से याद करना है। तो ये कैसे किया सारा प्रोसेस मैंने बताया। अब आपने मॉलिक्यूल 1 और 3 को देखना है। इसको इसके ऊपर रखा जा सकता है, देखो H के ऊपर H आएगा, CH3 के ऊपर CH3 आएगा, इस CH3 के ऊपर CH3 आएगा, इस OH के ऊपर ये वाला OH, इसके ऊपर OH आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजेबल। और अभी बताया था अगर सुपर इम्पोजेबल होता है तो ये क्या होता है, ए कायरल मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोपेन ऐसे मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर निकालने होंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा बेटा, प्रोपेन 2-ol इज ए कायरल मॉलिक्यूल। तो डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ध्यान से समझना है इन पॉइंट को, जैसा बताया जा रहा है तभी आपको ये समझ आएगा। तो ये आपने दोबारा घर इसको प्रैक्टिस करनी है, एक बार तो ड्रॉ कर लेते हो, दोबारा इसको बिना देखे ड्रॉ करना है रफ में, और फिर जब 2 या 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या मैंने आपको पढ़ाया। अब इसके बाद अगला मॉलिक्यूल देखो, आपको क्या दिया हुआ है पेपर में। ऐसे 2 ही मॉलिक्यूल हमारे सिलेबस में है, लेकिन आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर और एग्जाम्पल्स होंगे, उनको आपने कम्पिटिटिव पोर्शन में से जाकर प्रदीप की उसमें से नोट करके करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने दूसरा मॉलिक्यूल लिखने जा रहा हूँ, CH3 C2H5 OH H। सबसे पहले तो मैं इसका नाम बताऊंगा और उसके बाद फिर इसकी आगे की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 2 4, तो ये 1 2 4 हो गए। तो ये OH कितने पे लगा है, 2 पे, तो 4 से क्या बनता है, ब्यूटेन 2-ol। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आपने इसमें से ये ढूंढना है कि ये ए कायरल है या कायरल है। तो मैंने क्या बना दी बेटा, मिरर, शीशा रख दिया इसके सामने। शीशे पे इसका प्रतिबिंब बनाना है, वो कैसे बनेगा वो आपके सामने बनाने जा रहे हैं। ये देखो, CH3 का CH3 ही रहेगा, C2H5 का C2H5 ही रहेगा, OH इधर आ जाएगी, H इधर चला जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं, तो कमेंट्स में जाकर कि ये पोर्शन, जहाँ पर भी आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं बेहिचक।
और तभी समझ आएगा। अब आपने 180 से इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना है बच्चे, ठीक है। रोटेट कैसे करना है बच्चे, ये वाले को एक सिरा पकड़ लो, इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, इसको यहाँ लेके गए, यहाँ पहुँच गया, ध्यान से करना है। H यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसके बाद C2H5 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और कौन सा बचा, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3। आपका टारगेट है स्ट्रक्चर 1 और 3 को मिलान करना, बीच वाले को नहीं। मिरर इमेज को 180 से रोटेट करेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल इसके ऊपर रखने की कोशिश की गई, जरा ध्यान से देखें। H के ऊपर H समा गया, OH के ऊपर OH समा गया, लेकिन C2H5 के ऊपर क्या आया, CH3, और CH3 के ऊपर क्या आया, C2H5। क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है, एक चीज़ एक के ऊपर ढक रही है? नहीं, ये नहीं ढक रहा, ये नहीं ढक रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं वो क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। तो आपको इस लेक्चर में ये सिखाया गया कि कैसे ढूंढते हैं कायरलिटी, कैसे ढूंढते हैं ए कायरलिटी, कैसे होता है मॉलिक्यूल कायरल, कैसे होता है ए कायरल। तो ये होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बात समझाने की कोशिश की। अब कुछ एग्जाम्पल्स की और मैं बात करता हूँ, कुछ ज़्यादा थोड़ा सा और बता देता हूँ, उसके बाद 3 डेफिनेशंस हमें और पढ़नी है। समझाई हुई है, सिर्फ लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने M लिखा है, आपके पास मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं आएंगे, ये तो सिर्फ एक जानकारी के लिए। M आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ए कायरल, क्यों, क्योंकि सुपर इम्पोज हो गया। अब मैं लिखता हूँ P, P कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये कैसा हो गया बेटा, कायरल। ऐसे कितने भी उदाहरण आप बना सकते हो। ओके, आगे बात समझ में। अब हम अगली जो डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहा हूँ, दैट इज़ रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। बेटा 3 डेफिनेशंस हैं ये। पहली आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेसमिक मिक्सचर ऑब्लिक मॉडिफिकेशन। रेसमिक मिक्सचर या मॉडिफिकेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। पेपर में सिर्फ कई बारी 3 डेफिनेशंस ही पूछ लेता है, पूरे चैप्टर में से रिएक्शंस नहीं पूछता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में से जब क्वेश्चन बनता है तो यही पूछता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। When equal amount of enantiomers of opposite में अलग opposite ऑप्टिकल एक्टिविटी mixed together, the resultant mixture is said to be racemic mixture या मॉडिफिकेशन।
ये स्टूडेंट्स क्या है बेटा, एक आपने प्लस मॉलिक्यूल को माइनस मॉलिक्यूल के साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया, रेसमिक मिक्सचर। अब तुम कहोगे सर ये प्लस माइनस क्या बेटा, कल पढ़ाया था, प्लस वाले को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और माइनस वाले को बोलते हैं लेवो। एक लेवो कंपाउंड और एक डेक्स्ट्रो कंपाउंड अगर मिक्स कर दिए जाए तो ये क्या बन जाता है बेटा, रेसमिक मिक्सचर। यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया गया है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स की अब इसके बाद डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रेसमिक मिक्सचर, और इसका एग्जाम्पल आप लिख लें, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन या मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे बेटा ये शब्द क्या होता है, एनेंशियोमेरिज्म या एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमेरिज्म तो ये नोट कर लिया होगा आपने बेटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे एनेंशियोमेरिज्म की। ये क्या है, ये अब आपको समझ आना चाहिए, तभी फिर हम आगे लेक्चर के पास पहुँचेंगे। द ऑप्टिकल active compounds which are non superimposable rotate the plane of polarized light towards opposite direction are called as enantiomers। अभी समझा दूंगा, घबराना नहीं है। enantiomers and the properties are called as enantiomerism। called as enantiomerism। दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब जोड़ा जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, इनको आपस में क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर्स। अगर सपोज करो दोनों डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो प्लस डेक्स्ट्रो, ये एनेंशियोमर नहीं है। लेवो प्लस लेवो है, ये एनेंशियोमर नहीं है। एनेंशियोमर क्या होगा, एक डेक्स्ट्रो प्लस लेवो। तो एक जोड़ा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। एंड द प्रॉपर्टी या फिनोमिना इज कॉल्ड एज एनेंशियोमेरिज्म। तो ये आपको बिल्कुल अगला टॉपिक भी क्लियर हो गया हो। अब इसके बाद क्या बताना है मुझे आपको कि जो एनेंशियोमर्स होती है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एनेंशियोमर्स आर हैविंग सिमिलर की जगह सेम भी लिख सकते हो, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बट दे differ in the rotation of plane polarized light। तो रोटेशन है हमारी प्लेन पोलराइज्ड की, उसको क्या करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है। एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा क्या होगा बेटा, लेवो होगा। तो ये हमारी
प्रॉपर्टीज़ हैं एनेंशियोमर्स की। तो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी क्या है, डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल। एक डेफिनेशन रिटेंशन की पढ़नी है और इसी का उल्टा बताया था, कौन सा? रिटेंशन का ऑपोजिट होता है इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसे मैंने आपको SN2 मैकेनिज्म में पढ़ाया था, वॉल्डर इन्वर्जन के नाम से बताया गया था। अब हमें रिटेंशन की डेफिनेशन समझनी है और इन्वर्जन की डेफिनेशन समझनी है। तो ये रहेगा आज का लेक्चर। अभी बस ये बताऊंगा, अब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है, ये सारा थ्योरेटिकल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, कि ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बैठ के एग्जाम्पल्स करने हैं, जो बच्चे कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इनके एग्जाम्पल्स का। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। अब मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाने जा रहा हूँ। ये मैंने कार्बन बनाया, ये CH3, ये C2H5 और ये लगा दिया मैंने, ऐसे लगाना है बेटा, डॉटेड लाइन, बताऊंगा क्यों। और ये वाला वेज शेप, ये Br लगा दिया। कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और आप जानते हो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ऐसी होती है। तो ये आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा, तो ये हमारा या तो इधर आ रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या बोर्ड के बैक साइड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो तो हमारी तरफ आता है तो उसको तो हम इससे डार्क से करते हैं, वेज से, और जो दूर जा रहा था उसको क्या करते हैं, हमारा डैशेड वेज से इसको शेप किया जाता है। ये दो प्लेन ऑफ पेपर पे है, एक हमारी तरफ आ रहा है, एक दोबारा जा रहा है। अब इस रिएक्शन को रिटेंशन पढ़ाई जा रही है आपको। तो रिटेंशन में न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने इसको यहाँ से निकाला और आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3 लगी हुई है, यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है और यहाँ पर ब्रोमीन लगी हुई थी, उसी पॉइंट पे आकर OH लग गया और Br नेगेटिव निकल गया। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को 1 को 2 से कंपेयर करेंगे तो दिस इज द रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब आपको डे स्टूडेंट समझ आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जहाँ से लिविंग ग्रुप जाता है वहीं पर ही न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल समझाया और अब आपको इसको लिखना है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। ड्यूरिंग द nucleophilic substitution reaction, when the nucleophile get attached at the same point from where the halide is removed, halide या halogen is removed, halogen is removed, it is said to be retention of the molecule.
तो दिस इज द रिटेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास रिटेंशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, इन्वर्जन क्या होती है। इन्वर्जन मैंने आपको समझाई थी ऑपोजिट एंड पे, और वो कैसे, जरा देखो इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। CH3 C2H5 और ये हमारी H लगा हुआ है और ये हमारी क्या लगी हुई है, हैलोजन लगी हुई है। और अब फिर से OH ही अटैक कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे चेंज हो गई। OH जाके यहाँ लगा और ये H है और C2H5 इस साइड पे आ गया। तो अब आप देख रहे हैं, पहले ब्रोमीन जो था राइट हैंड साइड पे था, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया, कहाँ लग गया, लेफ्ट हैंड साइड, और साथ में निकल गई Br नेगेटिव। तो ये क्या है, इनवर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब मैं इसके साथ यही लिखूँगा। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मेरा पहले लिखने का मकसद ये था कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि हम समझ क्या रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे है। अब लिखें बेटा, देख के लिखना है कि क्या हो रहा है, सेम लिखना है। सेकंड डेफिनेशन है बेटा, इन्वर्जन वाली बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द nucleophilic substitution reaction, the nucleophile attack over the carbon atom in the opposite direction that of halogen is called as inversion of the molecule. तो अब ये 3 डेफिनेशंस मैंने आपके साथ शेयर की। पहली डेफिनेशन थी रेस्मिक मॉडिफिकेशन, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया रिटेंशन, और लास्ट में मैंने पढ़ाया इन्वर्जन। इन्वर्जन के बारे में SN2 मैकेनिज्म में भी बताया गया था। अब हम इसको एक बार समझेंगे कॉन्सेप्ट को। लास्ट स्टेप बता रहा हूँ कि ये इन्वर्जन और रिटेंशन कैसे होती है। अब जरा ध्यान से इसको समझेंगे। जो हमारी रेस्मिक मिक्सचर बनता है वो बनता है किस में, SN1 मैकेनिज्म के अंदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आज के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं बार बार समझा रहा हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। पूरी मैकेनिज़म्स आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, और उनमें से ये सारी चीज़ें समझ आती है, तभी हम आगे मैकेनिज़्म पढ़ सकते हैं। SN1 में बना था, आपको याद होगा, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तुम सोचोगे कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्यों बता रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बताया जा रहा है, इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो आप देख रहे हैं कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री यही होती है। तो अगर हमें पॉइंट्स क्लियर है माइंड के अंदर,
तभी हम आगे समझ पाते हैं। अब आप देखें ध्यान से, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल चाहे तो इधर से अटैक कर दे, ये इस मॉलिक्यूल की क्या है, बैक साइड, चाहे ये इधर से अटैक कर दे, ये गैस की फ्रंट साइड। ये बिल्कुल वैसी है, डिफेंस मैकेनिज्म है कि ये हमारी चौकी है और चारों तरफ से हमला बोल सकता है कौन, हमारा दुश्मन, बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी। हो गया क्लियर? SN2 मैकेनिज्म में इसके बाद बताऊंगा, वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है, वहां सिर्फ एक साइड से ही अटैक हो सकता है। अब अगर मॉलिक्यूल का ध्यान से देखेंगे प्लीज, बैक साइड से अटैक होता है तो OH जो है, कॉमन सेंस है, कहां लगा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर फ्रंट साइड से अटैक होता है तो OH कहां लगेगा, हमारी राइट हैंड साइड पे। और रिएक्शन आपको पढ़ाया जा रहा है CH3C CH3 CH3Br प्लस OH नेगेटिव मैकेनिज्म के साथ। तो अब आप देखो, ये ब्रोमीन कहाँ लगी हुई है, राइट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट में OH हो गया, तो ये क्या हो गई, इन्वर्जन। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। यहाँ पर OH राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। अब 50% ये बना, 50% ये बना, ठीक हो गया। एक आइसोमर ये बना, एक आइसोमर ये बना, तो 50 + 50 100 हो गया, और ये बन गया प्रोडक्ट कौन सा, रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि ये प्लस होगा, ये क्या होएगा, माइनस। तो ये रेसमिक मिक्सचर जो बनता है ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, 50% लेबो रोटेटरी होता है। इस कारण से रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आ जाओ SN2 मैकेनिज्म के ऊपर। SN2 में आपको पढ़ाया गया था, अब आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा है समझ कि क्या बातें बताई गई थी, और ये इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ आ जाते हैं। और अब होप आपको दोनों मैकेनिज्म बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आ गए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये लिया गया था आपके पास, ये लिया था ठीक है, और कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं या ये ले ले, तो 2H ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और OH ने अटैक किया था। अब क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ से अटैक करना पॉसिबल नहीं है, इसको अटैक करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, तो ये बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट इसका क्लोज है, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब बैक साइड से अटैक करता है तो OH जाके कहाँ लगता है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन। CH3HH 2H ले लिए, CH3 ले लिए, ब्रोमीन पहले राइट हैंड साइड पे था, लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लगा, और तो ये क्या हो गई, चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, और यही कहलाता है वॉल्डर इन्वर्जन, जैसा कि पढ़ाया गया था आपको। और अब आपने यहाँ पर पढ़ा SN2 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा, ये क्या बन जाएगा, लेवो, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ये पहले लेवो है तो ये क्या बन जाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो। तो मैं पूरी डीप से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ गया। SN1 मैकेनिज्म में अभी पढ़ा
क्या बना, रेसमिक मिक्सचर। क्या बना, रेसमिक मिक्सचर। अभी पढ़ाया, क्यों, दोनों तरफ से। और रेसमिक मिक्सचर में D+L, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो गया, ये क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको SN2 मैकेनिज्म में ये लिखना है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, और SN1 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। कारण क्या है, उसमें डेक्स्ट्रो और लेवो 50-50 बन जाता है, तो एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल। इसमें अगर ये पहले डेक्स्ट्रो है तो लेवो बनेगा, लेवो है तो डेक्स्ट्रो, तो इसका जो साइन है वो इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ मैंने पूरी ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है उसको मैंने डेप्थ में पढ़ाया आपको, जिससे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अब इसके बाद आगे जब आएगा E और Z नोटेशंस और हमारी जिसको बोलते हैं सिस एंड ट्रांस, वो जब आएगा वो आपको मैं लेक्चर के अंदर समझाया जाएगा। तो ये आज का जो लेक्चर है इसको ध्यान से देखना है, एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा देखना है, तो दूसरी या तीसरी बारी तो आपको ये सारी बातें क्लियर समझ आ जाएगी। तो इसमें मैंने यही बताया कि क्लासरूम और लेक्चर्स के अंदर ये बेनिफिट है, इसका एडवांटेज बता रहा हूँ मैं ऑनलाइन का, कि ऑनलाइन का ये है कि आप इसको जितनी मर्जी बार रिपीट कर सकते हैं। अब ट्यूशन पे या क्लास में पढ़ा रहे हैं टीचर आपको, तो एक बार टीचर पढ़ा दिया, दोबारा डाउट्स लेके चले गए तो दोबारा वो आपकी कॉपी पे समझा देगा, वो तुम्हारे को दोबारा लेक्चर नहीं समझाएगा, पूरा का पूरा ब्रीफ नहीं करेगा, समझाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर आपको नहीं समझ आते दोबारा आप उसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जितनी मर्जी बार देख सकते हैं। तो आपका मतलब ही नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कई बारी मैं भी जब स्टडी करता हूँ, कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के अंदर से, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मैं उसको वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर उसको दोबारा पीछे से देख के फिर समझता हूँ, तो मुझे फर्स्ट या सेकंड टाइम में मुझे समझ आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसके साथ पढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, और आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।